नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हमारे साथ हैं विजय सरदाना जी, आपके चिरपरिचित। और विजय सरदाना जी से आज हम पुनः बात करेंगे किसान आंदोलन 2.0 या आंदोलन जीवी 3.0 के बारे में। तो विजय जी, ये आंदोलन फुस हो गया कि अभी इसमें कुछ धार बाकी है? संजय जी, आपको सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, जहां तक बात है आंदोलन की, दुख तब होता है कि जब कोई मकसद ही नहीं हो, सिर्फ उसका एजेंडा पॉलिटिकल हो, वेस्टेड इंटरेस्ट हो और उसको किसान का नाम देकर किसान बिरादरी को बदनाम करना, इलॉजिकल जस्टिफिकेशन देना, बगैर होमवर्क के तैयारी, मतलब बगैर तैयारी के, बगैर होमवर्क के आना, सिर्फ एक जिद पे कि हम कह रहे हैं इसलिए सरकार करे, नहीं तो हम घेराव करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, अराजकता फैलाएंगे। तो ये तो सर डेमोक्रेसी में तो होता नहीं। अगर आपने बात रखी और सरकार ने नहीं मानी फॉर वॉट एवर रीजंस, ठीक है, सरकार को नहीं पसंद आया, सरकार के पास वो आंकड़े नहीं है, आपको लगता है कि सरकार ने सही काम नहीं किया, चुनाव आएगा, बदल दीजिएगा। क्या दिक्कत है? यही तो डेमोक्रेसी है। और अगर आप नहीं करेंगे, हम देश में अराजकता फैलाएंगे, क्योंकि हमारी आप नहीं सुन रहे हो तो हम तोड़फोड़ करेंगे, ये तो कोई आंदोलन नहीं होता सर। इसको अगर छोटे स्तर पे होता है तो आप इसको गुंडागर्दी बोलते हो, और बड़े स्तर पे होता है तो आप इसको अराजकता बोलते हो। ये आंदोलन नहीं होता है। आंदोलन का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक प्रिंसिपल होता है, उसके एक कार्यशैली होती है। यहां तो कुछ भी नहीं है। और जो लोग आ रहे हैं आंदोलन के नाम पे, बताइए, आंदोलन में बच्चे घूम रहे हैं, वहां पे बुजुर्ग घूम रहे हैं, किस लिए? आप सिर्फ भीड़ इकट्ठी कर रहे हो। ये आंदोलन हुआ क्या? आपने कोई अपनी तरफ से कोई कैलकुलेशन करके, कोई आपने जस्टिफाई नहीं किया कि जो भी आप मांग रहे हो उससे बाकी समाज के हिस्सों पे क्या असर आएगा, देश की आर्थिक स्थिति पे क्या असर आएगा। कोई आपने पोजीशन पेपर नहीं रिलीज किया, आपने उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं करी, समाज का कंसेंट नहीं लिया इन वन वे। आप सिर्फ, आप क्योंकि आपको मोदी सरकार के खिलाफ कुछ भी झंडा खड़ा करना है, बीजेपी के खिलाफ आपको कुछ मोर्चाबंदी करनी है, तो जितने लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं वो इकट्ठे हो गए। अब समझ में नहीं आया कि कौन सा झंडा लेके चले, तो किसान नाम दे दिया, क्योंकि किसान में एक इमोशनल अटैचमेंट है, जनता सुन लेगी, मीडिया कवरेज दे देगी, तो हम किसान यूज कर लेते हैं। लेकिन जो डिमांड्स हैं उनका अगर आप डिटेल एनालिसिस करोगे तो किसानों से उसका कोई लेना देना ही नहीं, उस क्योंकि वो किसान के हित में है ही नहीं। अगर उनको दिक्कत है तो मैं बैठा हूं यहाँ, एक एक लाइन से हम विद कैलकुलेशन, विद जस्टिफिकेशन डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, आंकड़े वो भी रखें, हम भी रखते हैं। जो सच होगा देश के सामने रख देंगे, फिर जनता डिसाइड करेगी कि सरकार को वोट देना या नहीं देना। डिमांड वाजिब होंगी, सरकार नहीं मान रही तो जनता वोट आउट कर देगी। डिमांड गैर वाजिब होगी, जनता डिमांड को रिजेक्ट कर देगी, सरकार को फेवर करेगी। तो हम इतनी मेच्योरिटी तो हमको दिखानी चाहिए ना डेमोक्रेसी में। ये तो फिर वो हमास वाली बात हो गई कि हम तो सुरंग खोद के आतंक मचाएंगे। ये तो यही कर रहे हैं कि हम तो मशीनें लाएंगे, जेबीसी लाएंगे, सुरंग खोदेंगे, ये करेंगे। तो इनमें और हमास में क्या फर्क रह गया? ये हमास का आंदोलन है एक प्रकार से, लेकिन अभी देख रहे हैं कि इनको और कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ना तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई हलचल है, ना हरियाणा में कोई हलचल है, और ऊपर से गन्ने की प्राइसेस रिवाइज होने के बाद में किसान तो बल्ले बल्ले है। देखिए सर, जैसे कहा जाता है ना कि अगर किसी चीज के पीछे कोई लॉजिक हो तो जनता जुड़ती है। जब साफ दिख रहा है कि लॉजिक नहीं है, इसके पीछे सिर्फ एक राजनीति है, और साफ दिख रहा है कि राजनीति कौन कर रहा है, वो लोग जो केंद्र सरकार में रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट। और साफ दिख रहा है कि राज्य सरकार हाई कोर्ट के कहने के बाद भी कि आप हाईवेज पे ट्रैक्टर ट्रॉलीज और ट्रैक्टर लेके नहीं चल सकते, पुलिस उनकी बैरिकेड हटा रही हो, पुलिस उनका समर्थन कर रही हो, और दूसरे पड़ोसी राज्य में उकसा के उनको भेजना कि वहां जाके अराजकता फैलाओ, तो ये तो सर अपने आप पे
राष्ट्रपति शासन इनवाइट कर रहे हैं। आप कैसे जाके हरियाणा के जनता के सड़कों पे जाके वहां घेराव करके बैठ जाएंगे या दिल्ली में आके घेराव करके बैठ जाएंगे? आपको क्या अधिकार है दिल्ली और हरियाणा की जनता को तंग करने का? आपने डिमांड दे दी, आपने चार्टर दे दिया, सरकार ने उसको पढ़ लिया, आपको मीटिंग के लिए बुला गया, आपका आंदोलन खत्म। अब आप आमने सामने बैठ के चर्चा करिए, 1 राउंड, 2 राउंड, 10 राउंड, 50 राउंड करते रहिए ना, किसने मना किया? आप कन्विंस कर लीजिए या सरकार करेगी। नहीं है, आप और डाटा लाइए। कोर्ट में क्या होता है, 50 हियरिंग क्यों चलती है? वहां तो जज हैं, वहां तो दोनों तरफ के विद्वान लोग बैठे होते हैं। आपने कुछ तर्क दिया, सामने वाले को पसंद नहीं आया, उनके कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, आप उस पर कैलकुलेशन करके आइए, बताइए सरकार को कि देखिए कैसे होगा। सरकार आपको आंकड़ा रख के देगी कि देखिए ये फैक्ट है, आप इसमें बताइए कहां कैसे फिट होगा। आपको जी मैं नहीं मानता क्योंकि मैंने कह दिया। ऐसे थोड़ी चलता है देश। मतलब पंजाब के किसान नेता बताएंगे कि हिंदुस्तान कैसे चलेगा, कोई लॉजिक है? नहीं तो वो तो कह ये रहे तो हैं ना अब तो उनको सैलरी भी चाहिए। नहीं, उनको सर ऐसा नई है कि नई इनको डिमांड आ गई ना सब कि साहब की सरकारी कर्मचारियों की तरह हमको भी सैलरी चाहिए। तो उनसे ये सर भी ऐसा पूछा है जाना ना। चाहिए कि भाई पहले ये बताओ कि जो सरकारी कर्मचारियों के लिए जो नियत मानदंड है वो तो पहले फुलफिल करो। जिसने भी आंदोलन आंदोलन किया होता है उसको सरकारी नौकरी तो मिलती नहीं, और नहीं, कोड ऑफ उसके कंडक्ट भी अलावा होता है सरकारी नौकरी के लिए। भाई सर बात बिल्कुल सही है। सरकारी नौकरी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, आपके पास है, आप अप्लाई करिए, इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन होता है, आपके स्किल टेस्ट होते हैं, जिसकी क्षमता होती है उसी को नौकरी मिलती है ना। हमें तो नहीं मिली सरकारी नौकरी। संजय जी थे सरकारी अधिकारी सीनियर लेवल पे, हमें सरकारी नौकरी नहीं मिली। अब क्या करें? तो हम भी प्रदर्शन कर लें कि सर हमको भी संजय जी की तरह पेंशन मिलनी चाहिए। भाई वो तो बिना सरकारी नौकरी के पहले देखिए उनको ध्यान नहीं आया कि पेंशन मांग रहे हैं, सरकारी नौकरी तो थी नहीं, तो पेंशन किस चीज की? तो अब कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी भी हो पेंशन भी हो। फिर बाद में कहेंगे हमें जो ट्रैक्टर का उसका ड्राइवर भी दिया जाए क्योंकि आप सरकार में गाड़ी का ड्राइवर देते हो। फिर ये ट्रैक्टर का ड्राइवर भी मांगेंगे। फिर कहेंगे नहीं कि सरकारी अधिकारी को डीजल पेट्रोल मिलता है वो हमें भी मिलना चाहिए, वो भी दीजिए। फिर आप उनको बंगला गाड़ी देते हो, हमें भी दीजिए। तो सर फिर बचा क्या इस देश में? सब कुछ इन्हीं के लिए ही तो होगा देश, फिर बाकी क्या होगा? नहीं तो वो कह रहे हैं ना, वो आज देख रहा था मैं, खालिस्तान का नक्शा जारी हुआ था 1988 में, उसमें पूरा देश था जम्मू कश्मीर छोड़ के। वो तो पाकिस्तान में डंडा मारते ना उनको, अगर वो दिखा देते तो उनके पीछे से फंडिंग बंद हो जाती कि तुम हमारे ऊपर गर्दन पे ही पकड़ रहे हो। सर इससे इससे क्या पता लगता है सर, इन डिमांड से क्या पता? ये मेरे को पता है क्या बात हंसी आ रही है सर। मेरे को हंसी आ रही है, जब हम कॉलेज में थे ना, जब लंबी छुट्टियां करवानी होती थी समर वेकेशन के बाद, तो बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होता था, जैसे ही समर वेकेशन मान लीजिए 1 जुलाई को या 1 जून को खत्म होता है, 1 जून का हड़ताल, और 15 दिन के लिए, क्योंकि 2 हफ्ते की फिर वीक एक्स्ट्रा मिल जाता था समर वेकेशन, और उसमें एब्सेंट नहीं लगती थी, क्लासेस भी नहीं होती थी क्योंकि हड़ताल है। और डिमांड क्या होती थी? राष्ट्रपति को हटाओ, प्रधानमंत्री को हटाओ, कॉलेज में ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल होना चाहिए, एयरलाइंस में स्टूडेंट्स के लिए 25% की जगह 50% कंसेशन। अबे तुम कभी गए हो एयरलाइंस में? मतलब तो कुछ भी चलता था सर। कुल मिला के 70 डिमांड है जी, एक काम की नहीं है। एक डिमांड ये नहीं थी कि साहब लाइब्रेरी में किताबें करवा दो या लेबोरेटरीज अपग्रेड करा दो, एक काम की डिमांड नहीं। मतलब कि आप प्रधानमंत्री बदल दो, राष्ट्रपति बदल दो, सीएम को हटा दो, वाइस चांसलर को हटा दो, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल चाहिए, एयरलाइंस में ये चाहिए, बस के किराए फ्री होने चाहिए, रेलवे फ्री होनी चाहिए। मतलब कहना क्या चाह रहे हो कि जी हड़ताल है, और फिर 2 हफ्ते बाद जब लगेगा यार छुट्टियां पूरी हो गई, हड़ताल कॉल्ड ऑफ। बस हो गई जी। ये यही नाटकबाजी है और कुछ नहीं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इस बार तो सरकार ने थोड़ी सी इच्छा शक्ति दिखाई और इन लोगों को बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया, तो इस बार ये भी समस्या आ रही है कि जितना भी डिसरप्शन हो रहा है वो विद इन पंजाब हो रहा है। तो थोड़ा बहुत तो दूसरी स्थानों पर भी हो रहा है क्योंकि वो प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन अभी तक कल 11वां दिन शुरू हो जाएगा
और इसमें जो है किसी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, यूपी की सेहत पे नहीं पड़ा, हरियाणा की सेहत पे नहीं पड़ा, राजस्थान की सेहत पे नहीं पड़ा। इन्होंने जो वो भारत बंद बुलाया था, उसका भी कोई असर नहीं पड़ा, वो भी पूरी तरह से फ्लॉप था। और टिकैत बाबू जो है वो हाथ-पैर मार रहे हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। आरएलडी जो है ऑलरेडी एनडीए के खेमे में जा चुकी है। गन्ने की जो मेन क्रॉप है इस समय वेस्टर्न यूपी की गन्ना, उसका जो दाम बढ़ा दिया गया है। तो अब ये किस तरफ आपको ज़्यादा दिखता है कि क्या ये करेंगे, क्योंकि अंदर घुस नहीं पा रहे। 2 दिन की इन्होंने मॉरेटोरियम या जो डेफर किया वो अपने आप किया, किसी ने नहीं सुनी कहा। तो इंडिकेशंस क्या है आपके पास? तो और भी खबरें आती रहती होंगी, अंदर के आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं? मैं खुद पंजाब था सर, मैं ओके। पंजाब घूम के आया हूँ। मैं अच्छा, तो वहां गुड। ट्रेवल किया है। हम्म। और सर, पंजाब के लोग बहुत दुखी हैं। कारण बहुत सिंपल है। वहां पे जिस तरह से इन्होंने बार बार बंद किया, रास्ते रोके, क्योंकि देखिए पंजाब में जो प्रोडक्शन होता है, आना जाना वहां ट्रकों के माध्यम से होता है। व्यापारी परेशान है। जब बार बार इन्होंने बीच में ग्रामीण बंद कराया, उस दिन मैं वहीं था पंजाब में जिस दिन ग्रामीण बंद कराया। व्यापारी वर्ग कह रहा था कि यार जो हमारे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, मंडी के लोग हैं, वो नहीं चाहते बंद करना। तो इन्होंने धमकाना शुरू कर दिया कि देखिए हमने तो आपको कह दिया, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, फिर आप समझ लीजिएगा। अब इसका मतलब क्या है? अगर ये जोर जबरदस्ती से, देखिए पंजाब की जो पॉपुलेशन है, पंजाब का जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो मिडिल क्लास है, वो इनके साथ दिल से तो नहीं है, मजबूरी में है, क्योंकि ये लोग तोड़फोड़ पे आमादा हो जाते हैं। फिर ये किसी फैक्ट्री के आगे जाके, गेट के आगे बैठ जाएंगे, किसी का ग्राउंड होगा वहां जाके कब्जा कर लेंगे, वहां पर तंबू गाड़ के बैठ जाएंगे। तो व्यापारी वर्ग और जो वहां का मिडिल क्लास है, जो दुकानदार वर्ग है, वो इनसे खुश नहीं है। मजबूरी में वो इनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है, मजबूरी में वो इनको दिखाने के लिए कहता है हम तुम्हारे साथ हैं, तो हम शटर डाउन कर लेते हैं। एक्चुअली शटर डाउन करने का पर्पस इनका समर्थन नहीं है, इनकी गुंडागर्दी, इनकी तोड़फोड़ से बचना है। क्योंकि कोई भी व्यापारी नहीं चाहेगा कि यार बिना मतलब अपना नुकसान कर लो। सबसे ज्यादा नुकसान होता है जो डेली वेजेस वाला है, जो मंडी में मजदूर काम करता है, जो दुकानों में मजदूर काम करता है, जो सामान ढोता है, जो मुंह इधर उधर करता है, उनकी प्रॉब्लम। तो अगर ये सोच रहे हैं कि पंजाब के अंदर इनकी इस हरकत से इनको समर्थन मिल रहा है, तो लोकल जनता परेशान है, पहली बात। दूसरा, पंजाब का जो एजुकेटेड वर्ग है, उसने ये सोच लिया है कि हमारे बच्चों का भविष्य अब पंजाब में नहीं है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, 1-to-1 डिस्कशन। उसके 2 कारण। एक तो वहां पे पंजाब का हर व्यापारी वर्ग और मिडिल क्लास ये कहने लग गया है कि जो पंजाब है वो कम्युनिज्म की लेबोरेटरी बनता जा रहा है। यहाँ पे कम्युनिज्म आ रहा है। जिस तरह से ये हर चीज में दादागिरी करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, कानून नहीं मानेंगे, सरकार के साथ जो डेमोक्रेसी में होता है कि ठीक है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो यार ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से क्या क्या मतलब, हम कह रहे हैं तो करो। डेमोक्रेसी क्या होती है? तो यहाँ पे कम्युनिज्म की नेतागिरी हो रही है। दूसरा, ड्रग्स के कारण उनको लगता है यार अगर बच्चे घर में खाली बैठे रहेंगे और इस तरह का माहौल रहेगा तो फिर बच्चों को ड्रग्स की आदत लगने का खतरा है। 2 चीजों से इस तरह के जो किसान नेता हैं और जो वहां ड्रग्स का इंपैक्ट है, मिडिल क्लास अपने बच्चों को पंजाब से बाहर भेज रहा है पढ़ने के लिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं पंजाब में रहना ही नहीं, इसीलिए इमिग्रेशन बहुत हाई लेवल पे है। हर जगह आपको इंग्लिश एजुकेशन फॉर फॉरेन एज ए फॉरेन लैंग्वेज, हर शहर में छोटे बड़े कोचिंग सेंटर खुल गए। अब चले जाइए, लाइन से आपको सड़कों के दोनों तरफ वही बोर्ड और होर्डिंग मिलेंगे कि आप हमारे यहाँ आइए, अंग्रेजी सीखिए, वीसा लीजिए। यही पूरा एजेंडा चल रहा है इमिग्रेशन को लेकर। तो और उसके अलावा सर, पिछली बार आपको याद होगा मैं बार बार इनको ये कह रहा था कि जिस तरह से ये किसान नेता तोड़फोड़ कर रहे हैं, पंजाब में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। हालत ये है सर, पंजाब से लोग इन्वेस्टमेंट बाहर ले जा रहे हैं। और जो थोड़ा बहुत जो पंजाब में इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो लोकल व्यापारी वर्ग कर रहा है, जिसकी ऑलरेडी मान लीजिए दुकान है, गोडाउन है, फैक्ट्री है।
वो कहता है चल यार थोड़ा और कर लेते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, खर्चे नहीं निकल रहे, तो शायद थोड़ा और इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, गुजारा चल जाएगा। वो मजबूरी में कर रहे। भगवंत मान को, केजरीवाल को और इन जो मिलिटेंट किसान लीडर हैं, इनको ये बात समझनी पड़ेगी कि तुम पंजाब को गर्त में ढकेल रहे हो। मोदी से या बीजेपी से या सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ना उतना जरूरी नहीं है जितना अपनी धरती को, अपनी जमीन को बचाना, अपनी इज्जत को बचाना जरूरी है। और ये हालत खराब है वहां पे। मैं फर्स्ट हैंड विटनेस के रूप में बात कर रहा हूं। मेरे को किसी थर्ड पार्टी कहने की जरूरत नहीं कि ऐसा नहीं होता, ऐसा ही हो रहा है। और क्योंकि मेरा परिवार भी पंजाब से संबंधित है, तो दुख ज्यादा होता है कि पंजाब, जिसको हम एक शूरवीरों की धरती बोलते थे, मेहनत वाली धरती बोलते थे, एक प्राउड फील करते थे कि यार मैं पंजाब से हूं। तो जब भी बोलोगे यार आप पंजाब से हो, तो कहते यार ये क्या चल रहा है वहां पे, मतलब हमें जस्टिफाई करना पड़ रहा है कि यार पंजाब इज स्टिल गुड। और आप समझिए हमारी दुविधा है कि हम जहां चौड़े होके बोलते थे कि पंजाब इज वेरी गुड प्लेस, इससे अच्छी जगह नहीं है, इतने मेहनती लोग हैं, आज डिफेंसिव होके बोलना पड़ता है यार पंजाब में कुछ लोग खराब है, बाकी पंजाब अच्छा है। ये कहने पे आज बाहर जो पंजाब का व्यक्ति बाहर रहता है, वो कहने पे मजबूर हो रहा है। ये दुख की बात है और पंजाब के लोगों को इसके बारे में समझना होगा। जी हाँ, पंजाब की इंडस्ट्री तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इनके जो पहले तो इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दी। इलेक्ट्रिसिटी फ्री का जो उपयोग होता है वो ये होता है कि सारे फार्म जितने भी हैं उसमें बड़े-बड़े फार्म हैं सबके, उनमें सब में फार्म हाउसेस बने हुए हैं। फार्म हाउसेस में स्विमिंग पूल चल रहे हैं, फार्म हाउसेस में 10-10 एसी लगे हुए हैं, वो सब उसी फ्री इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं। तो अब बाकी इंडस्ट्री के लिए पैसा जो है, या तो बिजली है नहीं, और है तो हरियाणा से दोगुने दाम पे है। तो इंडस्ट्री को यहाँ क्यों लगाएगा, हरियाणा में लगाएगा, यूपी में लगाएगा। सर यही समस्या है ना। अगर आप पंजाब का इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ के देखते हैं, तो इतनी मतलब कि डिस्करेजिंग रिपोर्ट है, जिसको मेरे को लगता है किसान नेताओं को, पंजाब सरकार को प्रेजेंटेशन देना चाहिए। अगर आप, मैं नहीं कह रहा हूं, या छोड़ दीजिए बाकी लोगों की बातें, पंजाब की अपनी इकोनॉमिक सर्वे को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पंजाब को कहां लेके जा रहा है। और जिस तरह से हालत खराब होती जा रही है पंजाब में, और इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है, और इकोनॉमिक सर्वे किसकी सरकार का? केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार, वो लिख रहा है। कागज कुछ और बोल रहा है, इकोनॉमिक सर्वे कुछ और बोल रहा है, और यहां आके प्रेस में आलतू फालतू बातें ये कुछ और करते हैं। मतलब अपना कागज भी खुद नहीं पढ़ते ये लोग, और देश को मिसलीड करते हैं, देश को पंजाब के बारे में भ्रांतियां फैलाते हैं, और अपने जो गलतियां हैं, जो नकारापन है, उसको कवर अप करते हैं। आप कितने ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे। एक उदाहरण मैं आपको और देता हूं सर। मेरी रिपोर्ट, मेरा नहीं है ये कहना, मैं पंजाब की इकोनॉमिक सर्वे कोट कर रहा हूं, और दर्शकों को ये जानना जरूरी है। पंजाब में ये कहते हैं जी हम बहुत मेहनत हैं, पंजाब ने किसानों के लिए ये किया, वो किया, वो किया, ये लंबी लंबी फेंकते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ पंजाब में आज तक क्या हुआ, किसकी सरकार थी, मैं हकीकत आपके सामने रखता हूं। पंजाब को हम कहते हैं ना, व्हीट सबसे ज्यादा पैदा होता है। सन 2001 में पंजाब का जो प्रोडक्टिविटी था वो था 4.5 टन पर हेक्टेयर। आज 2023 में, 22-23 का मैं आंकड़ा देख रहा हूं सर, जहां पे 4.5 टन था, वो घट के 4.2 टन हो गया। बड़ा नहीं है 22-23 साल में। कौन सी ये पंजाब में कहते हैं हम जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारी रिसर्च काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी तो स्टैग्नेंट है 24 साल से। क्या किया तुमने 24 साल? पंजाब की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंजाब की सरकार, सब्सिडी, खाद, बिजली, पानी सब देने के बाद तुम तो वहीं के वहीं खड़े रह गए। तो किया क्या? ये अपने आप में सवाल है। वाटर टेबल दूसरा, 50 मीटर नीचे चला गया। उसका कारण है, जब इन्होंने बिजली फ्री करी सर, पहले जो ये टोटल ट्यूबवेल थे इनके पास बिजली के, जब ये बिजली फ्री नहीं थी,
मैं वही 2000 की बात कर रहा हूं, 2001 की। इनके पास करीब 7,88,000 ट्यूबवेल थे पंजाब में जो बिजली से चलते थे। जैसे ही बिजली फ्री करी, ये 14 लाख हो गए। तो आपके जब ट्यूबवेल डबल हो गए फ्री बिजली से, तो पानी किसका निकाल रहे हैं? पंजाब का ही ना। अपना ही खून नहीं छोड़ रहे हैं सर ये। आप इस बात को देखिए। आज उसका कारण क्या हुआ सर? पंजाब के अंदर अगर मैं ये कहूं कि करीब 138 ब्लॉक हैं, जिसको पंजाब में वाटर टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है। 138 में 44 ब्लॉक ऐसे हैं जहां से 200 से लेकर 350% एक्स्ट्रा एक्सप्लॉयटेशन है पानी का। 200 से 450%। मतलब अगर आपको 1 लीटर पानी निकालना है तो आप 2 से लेकर 4 लीटर पानी निकाल रहे हो। ऐसे 44 ब्लॉक हैं जिनको ऑरेंज कैटेगरी में कर दिया गया है कि यहां तो कभी भी सूखा पड़ सकता है, ये पानी खत्म हो जाएगा जमीन का। और 100 से 200% एक्सप्लॉइट करने वाले 65 ब्लॉक है, उसको येलो कैटेगरी में रखा हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये पंजाब का अपना इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है। और जो सस्टेनेबल पानी है वो मात्र 29 ब्लॉक में है, 129 में से, 128 में से। तो आप ये समझिए सर कि 3/4 पंजाब अकाल की तरफ बढ़ रहा है, रेगिस्तान बनने के कगार पे है 3/4 पंजाब। और इनके बाद भी ये कहते हैं जी बिजली हमें और देने दो, हमारे पे बिजली का मीटर हटा दो, हमें जो एक्सप्लॉयटेशन करना है करने दो। मतलब इनको ये समझ नहीं आ रही कि ये अपने ही बच्चों को अनाथ करने वाले। वो क्या करेंगे? ये तो इस दुनिया से निकल जाएंगे नेतागिरी कर करके। ये तो सब किसान नेता बुजुर्ग हो गए हैं, कितने साल और रहेंगे इस दुनिया में? इन्होंने कभी ये सोचा है कि इनके बच्चे क्या करेंगे जब पानी नहीं होगा? बच्चे कनाडा जाएंगे, कनाडा जाएंगे जो रहेंगे, या तो ये बोल देंगे हम सब माइग्रेट कर रहे हैं, तो फिर काहे को हंगामा कर रहे हैं यार, चले जाओ ना, फिर देश को क्यों तंग कर रहे हो, आराम से जाओ। उसके अलावा अब इनको जो केंद्र सरकार ने जो सर पे बैठा रखा है, देखिए कितना होने के बाद भी इनके तमाशे क्या है, आपको हंसी आएगी सर। पंजाब के अंदर ये बात कर रहे हैं ना एमएसपी को लेकर, और मेरे सवाल का ये कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। और मैं बहुत फंडामेंटल सवाल पूछ रहा हूं। मैं इनसे ये पूछ रहा हूं कि एज पर सीएसीपी पंजाब में पैडी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 841 रुपए क्विंटल है। स्वामीनाथन का फॉर्मूला अगर मैं लगा दूं तो 841 प्लस 50% तो बनता है 1261। आज इनको एमएसपी मिल रहा है 2183, क्योंकि ये नेशनल वेटेड एवरेज ले रहे हैं। तो ये स्वामीनाथन फॉर्मूले के हिसाब से तो 1261 मिलना चाहिए। तो क्या ये सरकार को प्रपोजल देंगे कि आप हमको ज्यादा क्यों दे रहे हो, हमें स्वामीनाथन फॉर्मूले के हिसाब से दे दो, जो पैसा बचता है वो बाकी किसी राज्य वाले किसानों को दे दो? क्या ये तैयार है? क्या ये इस जो ये अनफेयर प्राइस ले रहे हैं, क्या ये उसके लिए तैयार हैं किसान नेता पंजाब के? जवाब देंगे ये लोग? कोई नहीं बोलेगा, सब मुंह बंद करके बैठ जाएंगे। फिर ये जस्टिफिकेशन, ये नेशनल एवरेज। अरे तुमको नेशनल एवरेज से क्या मतलब है? तुम अपनी बात करो ना, किसको क्या देना है स्टेट वाइज हम देख लेंगे, तुम अपनी बात करो। फिर ये नेशनलिस्ट बनने, नहीं हम तो देश के हर किसान की बात कर रहे हैं। अरे तुम ही तो लूट रहे हो यार। तुम अगर ज्यादा पैसा नहीं लेते तो किसी और गरीब किसान को मिल जाता। तुम उनका हक मारो और फिर बनो नेशनलिस्ट। ये है इनकी सोच। उसके अलावा इनका पंजाब में 89% वीट प्रोक्योर करता है एफसीआई और 92.5% प्रोक्योर करता है एफसीआई पैडी। हाईएस्ट है। इनका जो प्रोडक्शन होता है वो देश का जो वीट है वो मात्र 10% ये पैदा करते हैं। ये अपने आप को भारत की ग्रेनरी बोलना शुरू कर दिया इन लोगों ने। मात्र 10% जितना हिंदुस्तान में वीट पैदा होता है, पैदा 10% करते हैं।
एफसीआई के खाते में 21% देते हैं। मतलब जरूरत से ज्यादा इनको सिर पे रखा हुआ है। अगर हम लीगल गारंटी की बात करते हैं तो फिर प्रो रेटा खरीदना पड़ेगा ना, तो इनकी प्रोक्योरमेंट कम हो जाएगी। जो 21% हो रहा है वो घट के 10 रह जाएगा, आधा। तो जो भी ये 90% गेहूं दे रहे हैं ये आधे पे आ जाएंगे। इसी तरह से पैडी में इनका प्रोडक्शन है, टोटल कंट्रीब्यूशन 16% प्रोडक्शन में, और प्रोक्योरमेंट में भारत सरकार टैक्स पेयर का इस्तेमाल करके इनसे 30% अपनी जरूरतें खरीदती है। और ये कहते हैं जी हमारे लिए सरकार ने क्या किया। तुम्हें एमएसपी से ज्यादा पैसा मिल रहा है, तुम्हारी जितनी कंट्रीब्यूशन उससे ज्यादा तुम्हारा प्रोक्योरमेंट हो रहा है, फिर ये नेतागिरी किस बात की? कोई लॉजिक है? तो ये सर सिर्फ अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं। और एक और आंकड़ा जो मुझे लगता है हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएगा, इनकी एक डिमांड है कि साहब लोन माफी की जाए। पंजाब का इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो आंदोलन है ना, ये बड़े किसानों और आड़तियों के लिए है। इसमें किसान का कोई लेना देना नहीं है। छोटा किसान तो बेचारा आज भी एक्सप्लॉइट हो रहा है, उसी के नाम पे खेल रहे। पंजाब का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका पेज नंबर 233, ये बोलेंगे ना ऐसे गलत है, तो मैं तो बकायदा, आपको पता है सर, मैं बगैर आंकड़ों के बात नहीं करता। छोटे किसान पे पंजाब में जो एवरेज लोन है वो है 13,100 रुपए, और वो टाइम पे पैसा देता है। बड़े किसान पे लोन है 9,27,400 रुपए। इसीलिए ये कह रहे हैं माफी करो। तो फायदा किसका होगा? छोटे किसान का। आप समझ रहे हैं सर इनका खेल? आपने लोन माफी की बात नहीं करी। अरे लोन माफी किसकी? बड़े किसानों की। लोन लेते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, ट्रैक्टर खरीदते हैं, उस पे आके नेतागिरी करते हैं, बुलडोजर चला के उसको, मतलब कि उसको कन्वर्ट करके अराजकता फैलाते हैं, और कहते हैं वही ट्रैक्टर जिससे हम देश में हंगामा कर रहे हैं उसका लोन माफ कर दो। ये स्थिति है सर। ये जो लोन का तमाशा चल रहा है ना, ये बड़े किसानों का है। छोटा किसान तो 13,000 रुपए, और पंजाब सरकार खुद मानती है कि वो बेचारा सबसे टाइम पे पैसे देता है, सरकार ने लिखा है। और जो बड़े किसान है वो टाइम पे पैसे नहीं देते, इसीलिए लोन माफी चाहिए इनको। और फिर ये कहते नहीं हम एवरेज की बात कर रहे हैं। अरे तमाशा बंद करो यार, एवरेज क्या होता है? नहीं, हम तो एवरेज की बात कर रहे हैं। जहां ये फंसने लगते हैं फिर ये या तो नेशनलिस्ट हो जाते हैं या ये स्टैटिस्टिशियन बन जाते हैं कि हम एवरेज की बात कर रहे हैं। तो ये जो फ्रॉड है सर, ये जनता के सामने आना चाहिए, और इसीलिए बार बार ये सब आंकड़े मैं निकाल के रख रहा हूं, ताकि इनको ये समझ में आए कि इनको इनकी क्षमता से, इनकी जरूरत से ज्यादा ऑलरेडी हिंदुस्तान ने दिया है। और अब ये सिर्फ किसान होने का जो ढोंग रच रहे हैं। सर किसान 9,27,000 रुपए का लोन लेके क्या करेगा? अगर वो किसान है तो मेरे को बताइए सर। अगर उसने इस पैसे का मिसयूज नहीं किया होगा, वो 9 लाख रुपए क्यों लेगा सर? क्या करेगा वो 9 लाख रुपए लेके? क्या 9 लाख रुपए का बीज खरीदेगा, खाद खरीदेगा? क्या करेगा वो 9 लाख का लोन लेके? और जबकि 90% से ज्यादा परचेज एफसीआई कर रहा है, पैसा आपको टाइम पे मिल रहा है, और एमएसपी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से दुगना मिल रहा है। आपकी 1,200 बनती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि एमएसपी आपको 2,100 से ऊपर मिल रहा है, उसके बाद भी आप लोन नहीं चुका पा रहे, तो सिर्फ दारू पीने के लिए पैसे इकट्ठे किए थे ये। दर्शकों से अनुरोध है कि आप कृपया व्हाट्सएप के और सुपर चैट के माध्यम से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। एक इसमें ऐसा तो कोरिलेशन ना हमें ये देखना पड़ेगा कि आप किसी भी बुली को जितना अधिक अपीज करेंगे वो उतना ज़्यादा आपको धमकाएगा। तो ये जो 1,200 की जगह 2,100 दे रहे हैं, या आप 90% खरीद रहे हैं, जो आपका हिस्सा कोटा बनता है उससे आप 3 गुना खरीद रहे हैं, तो मुझे लगता है सरकार को भी ना ये थोड़ा सा
इस पे से थोड़ा सा स्मार्ट खेलना चाहिए था। उनको ये कर देना चाहिए था कि साहब हम तो इसको रैशनलाइज करेंगे, तो आंदोलन जो है वो दूसरी मांगों पर आ जाता। ऐसी मांगे जो कंसीड भी की जा सकती थी, कहीं उस पे कुछ समझौता किया जा सकता था। अभी तो ऐसी मांगे हैं जो कि इतनी रिडिकुलस है कि कोई उनके सोच ही नहीं सकता कि इसमें कोई कुछ हो सकता है। सर, इनकी 11-12 जितनी मांगे हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये कॉलेज वाली डिमांड है ये सब, ये बस हंगामा करना है। और एक तो सिख भाई ने, हमारे जो इनके नेता है, उन्होंने तो बोल ही दिया था मोदी के ग्राफ को नीचे लाना ये एजेंडा है हमारा, वो तो साफ बता रहे हैं। और तो डल्लेवाल बोल अब रहा था ना। वही कह रहा हूं, इनका एजेंडा तो वो है, लेकिन अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि जनता को इमोशनली जनता का सपोर्ट कैसे ले, इसलिए किसान का लेबल लगा के घूम रहे। भाई कुल मिला के आम आदमी पार्टी क्या है सर? वहां कौन है आम आदमी? नाम आम आदमी है ना, तो कौन है आम आदमी? ये किसान नेता है, इनमें से कौन है किसान? तो ये तो सिर्फ छलावा हो रहा है इस देश के साथ। अनफॉर्चुनेटली इनको ये लगता था कि ये कुछ भी बोलेंगे। पिछली बार गलती क्या हुई कि दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ गए, और हमारे जो मेन लाइन पत्रकार भाई लोग हैं, वो कैमरे के लिए उनको 24 घंटे अपना टीवी चलाना है, और टिकैत साहब को कोई पूछ नहीं रहा, तो इसलिए आप देखो जैसे ही कैमरा देखते हैं, एक उल्टा सीधा स्टेटमेंट आज भी देना उन्होंने शुरू कर दिया। किसान नहीं झुकेगा। अरे तेरे को पूछ कौन रहा है यार? तेरे को कोई पूछ नहीं रहा, वहां बैठ के बोला किसान नहीं झुकेगा। अरे तो मत झुको, करो अपनी बर्बादी। मतलब किसान नहीं झुकेगा कहना के क्या मतलब है? क्या किसान देश का नागरिक नहीं है? पूरे संविधान में किसान शब्द कहां लिखा हुआ है? एक जगह बता दो। संविधान तो आपको नहीं बोलता कि आप स्पेशल कैटेगरी हो, तो फिर किसके आधार पर उछल रहे हो? जहां तक अन्नदाता। बात है सर, अन्नदाता कौन नहीं है सर? सभी तो हैं। क्या ये बिजली नहीं लेते? बिजली दाता से बिजली नहीं लेते? ट्रांसपोर्ट वाले से ट्रांसपोर्ट नहीं लेते? वेयर हाउसिंग का इस्तेमाल नहीं करते? कपड़े कौन देता है इनको? खुद बनाए ना अपने कपड़े, जूते भी खुद बना ले। दूसरों से क्यों लेते हैं? अगर इतने बड़े दाता हैं तो सब खुद ही कर लेना। और अगर इतने बड़े दाता हैं तो इनको सब्सिडी क्यों चाहिए? बिजली भी फ्री चाहिए। फिर इनकी डिमांड है कि जी हमारे बिजली मीटर नहीं लगना चाहिए। क्यों? तुम देश के नागरिक नहीं हो। फिर दूसरी तरफ जो हमारे यहाँ पे जो जो उसका लखीमपुर खीरी वाला इंसिडेंट था, जब वहां पे जो हुआ वो अरेस्ट नहीं हो। अरे भाई, जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान ले लिया, कोर्ट चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मतलब तुम सुप्रीम कोर्ट को सुपरसीड करके खुद ही न्यायाधीश बन गए। और एक बार इनके मुंह से ये नहीं निकला कि जो लोग जाके लाल किले पे गंद मचा के आए थे, देश का नाम खराब किया था, एक किसान नेता के मुंह से ये नहीं निकलता कि उनको पकड़ के आजीवन कारावास दो कि उन्होंने देश को बदनाम कैसे कर दिया। इनके मुंह से निकला? इनके बॉर्डर पे जो लोग गंद मचा रहे थे, जिन्होंने क्राइम किए, इनके मुंह से आज तक निकला कि उनको उठा के जेल में डालो, इन्होंने हमारे किसान आंदोलन को बदनाम किया है? इनके मुंह से आज तक निकला? तो ये हर कदम पे तो सर अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। ठीक है, जितनी समझ है उतना तो ये खुद ही होंगे। ना, ये अब दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं। बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं दर्शकों के, उनके प्रश्न हम लेना प्रारंभ कर देते हैं। सबसे पहले प्रश्न है हार्दिक ठक्कर जी का। सर, कैन वी रन अ मूवमेंट फॉर imposing NSA on anyone who talks about ग़ज़वा-ए-हिंद? It is directly related to national security and sovereignty. इसके ऊपर मैं एक आज वीडियो कर चुका हूँ, उसको देख लें कृपया। ये विषय तो अभी यहाँ पर किसानों से संबंधित है। JBJP खुले खेत खनौरी बॉर्डर टू प्रोन टू लखीमपुर खीरी जैसा हादसा फिर से, पंजाब प्रोटेस्टर्स गेट होल्ड ऑफ RAF with batons only. Why government is risking it again? देखिए, सरकार प्रिकॉशन लेके चलती है। मेजॉरिटी ऑफ किसान इनोसेंट है, उन बेचारों को मिसलीड किया जाता है उल्टी सीधी बातें बता के, बहका के, और किसान इस उम्मीद में बॉर्डर पे आ जाता है, उनको लगता है हमारे नेता हमारे साथ ईमानदारी कर रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ छलावा हो रहा है। इन किसान नेताओं का अपना एजेंडा है।
क्योंकि पिछली बार भी इस सब के सब चुनाव लड़े थे और सबकी जमानत जब्त हुई थी। तो ये अपना एजेंडा खेल रहे हैं। पूरा बेचारा गरीब किसान है, वो इसलिए पहुंच जाता है, या तो वो बुजुर्ग हैं, गांव में बैठा है, उनको कहा जाता है यार आप बॉर्डर पे बैठ जाओ, हम पैसे भी दे देंगे, खाने पीने का इंतजाम भी हो जाएगा, आपको घर पे बैठना है, बॉर्डर पे बैठना है, क्या फर्क पड़ता है। तो उनको उठा के बॉर्डर ले आते हैं। यूथ को वहां पे इन्होंने ये कह दिया कि साहब आइए, इज्जत का सवाल है, पंजाब का सवाल है, सिक्खी का सवाल है, ये इमोशनली उनको ब्लैकमेल करते हैं। वो बेचारे चार्ज होके पहुंच जाते हैं। जब तो आप देखिए ना सोशल मीडिया पे किस तरह के स्टेटमेंट आते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम प्रधानमंत्री के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब कि इनके वहां पे ये नहीं सिखाया जाता है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट का या इलेक्टेड पार्टी या देश के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है। आप डेमोक्रेसी को चैलेंज कर रहे हो, और ये कौन इनके दिमाग में जहर भर रहा है? तो ये किसान नेता तो अपना ही संस्कार बता रहे हैं ना। ये वही आइडियोलॉजी बताते तो मुगलों के टाइम था कि बड़ा बेटा अगर कुर्सी पे बैठ गया तो छोटा वाला उसको तब तक तंग करेगा जब तक उसकी जान ना ले ले। वो डेमोक्रेसी थी। ये वही कॉन्सेप्ट लेके आना चाह रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो किसान आंदोलन है ये कम्युनिस्ट है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ये सिर्फ अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, ना इनको डेमोक्रेसी से मतलब है ना पंजाब से मतलब है। ये सिर्फ अपने स्वार्थ का खेल खेल रहे हैं और सामने मुखौटा लगा लिया है किसान का। जी, अगले हैं विकास जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। सरदाना सर, आई रियली लाइक हाउ यू एक्सप्लेन थिंग्स विद प्रॉपर लॉजिक। विशिंग यू द बेस्ट। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। फिर है अलाई मखलूक। ध्वस्त नहीं हुआ, महात्मन शक्ति एकत्रित कर रहे हैं। हाँ सांस ले रहे हैं। हाँ ठीक है ना सर, शक्ति तो देश के पास बहुत कुछ है, सिर्फ ये है कि हम इंसानियत का सम्मान करते हैं। बाकी तो पाकिस्तान के जब 80,000 90,000 फौजी सरेंडर करवा सकते हैं, वो फौजी थे, तो इनको सरेंडर कराने में देर नहीं लगेगी जो देश के खिलाफ काम करेगा। तो वो बात नहीं है, हम सम्मान करते हैं, डेमोक्रेसी में सबका हक है, बट जैसा हाईकोर्ट ने कहा है विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, बस वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस ना करें, सब ठीक है। विशेष कुमार, प्रॉब्लम यही है सर, केजरीवाल को कुछ फर्क नहीं पड़ता। केजरीवाल तो लोकसभा चुनाव की वजह से बचा हुआ है, वरना तो जेल पक्की है उसकी। नहीं सर, मुझे लगता है उसे पहले ही निपटाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आज 7वां सम्मन इशू हो गया है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है दे आर गेटिंग रेस्टलेस, और वो ज्यादा लंबा रोप देने के मूड में नहीं। जी शक्तिमान सर, वी आर रनिंग अवे फ्रॉम द एक्चुअल प्रॉब्लम बाय सेइंग दैट ओनली a handful of Sikhs support Khalistan. Propaganda by SGPC, pop culture and PSEB have created a substantial undercurrent in young people. नहीं, वो बात सही है, मैं वही तो कह रहा हूं पंजाब में, लेकिन होगा क्या? अल्टीमेटली अपना ही नुकसान करेंगे। आज क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? आज की तारीख में अगर आप चले जाएं पाकिस्तान के हर क्षेत्र में क्या हो रहा है, अल्टीमेटली यही होगा। ये शेर की सवारी है। आप अगर इनको आज कह रहे हो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और ये लोग अपनी जिंदगी तुम्हारे दांव पे आके अपना कैरियर बर्बाद करेंगे, ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं, अपना कैरियर नहीं बनाएंगे, अपना फ्यूचर का ध्यान नहीं देंगे, और ये पॉप कल्चर और बहकावे में आके अगर ये सड़क पे आ जाएंगे, और ये कब तक रहेंगे सर? अल्टीमेटली यही बच्चे बाद में इन्हीं के खिलाफ होंगे कि तुम्हारे कहने पे हम आए, तुमने हमारी जिंदगी खराब करी, अब हम तुम्हें चैन से नहीं जीने देंगे। ये सर्कल पूरा वही होगा। और दुख इस बात का है कि ये भारत की यूथ को, क्योंकि पंजाब हमारा हिस्सा है, ये भारत की यूथ को बर्बाद कर रहे हैं ये किसान नेताओं के नाम पे। इनका अपना एजेंडा, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये लोग तो 10-15 साल में इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, पीछे जो अराजकता छोड़ के जाएंगे वो दुखदाई होगा। चाहे वो कश्मीर देख लो, चाहे वो नक्सलाइट मूवमेंट के एरिया देख लो, चाहे आप पाकिस्तान देख लो, अफगानिस्तान देख लो, जिन लोगों ने ये गंद मचाना शुरू किया था वो दुनिया में नहीं है। जियाउल हक कहां गया? नहीं है ना दुनिया में। उसी के बोए हुए बीज आज पाकिस्तान को डस रहे, इसको याद रखना पड़ेगा। जी नेक्स्ट बकराउल दाढ़ी जी, गेट फ्री वाटर, सीड, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सपोर्ट
A grade sells C grade pesticide product in India, don't pay tax, accumulate money, go to Canada and degrade India. Yes, you are right. सुनील यही इनको समझा दो। कनाडा से भी वापस आना पड़ेगा सर जी, ज्यादा देर नहीं है। ये बात भी सही है, ये बात भी सही। वहां भी इकोनॉमी ये कोई बहुत अच्छी नहीं है। वहां तो बहुत ही हालत खराब है वेस्ट में। और जिस दिन डी डॉलराइजेशन हो गया उस दिन तो पता नहीं क्या होगा। After destroying the soil and environment by stubble burning and not paying any tax, leave debt-ridden Punjab for Canada and UK and name shame India. जनता समझ रही है ये खेल, इसलिए लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। Next, Hardik Thakkar. Agri income should be brought into tax just like a salary or business. Tax exemption up to rupees 7 lakh taxable income is good enough for everyone. This is a big revenue leakage and source of black money which needs to be plugged. देखिए, एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स ब्रैकेट में लाना थोड़ा सा नहीं होगा, लेकिन लाइव स्टॉक इनकम तो टैक्स में आ जाती है। 7 लाख की बात आपने करी, बिल्कुल ठीक है। लीकेज को रोकने के लिए इसीलिए डायरेक्ट पेमेंट और बैंक ट्रांसफर का सरकार ने काम किया है, लेकिन लीगेसी इश्यूज हैं, एड्रेस करने में टाइम लगेगा। और जहां तक बात है एग्रीकल्चर इनकम की, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, तो मुझे नहीं लगता। हाँ, लेकिन जो ट्रेड में लोग इन्वॉल्व हैं इन द नेम ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेड, उनको थोड़ा सा मॉनिटर करने की जरूरत है, वहां रिफॉर्म की जरूरत है, जो पिछले 3 कानून करना चाहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसान नेताओं को ये समझ में नहीं आया कि जो चीज उनके फायदे की थी, इन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। सात्विक केजरी आपका क्या बिगाड़ता है? फीस नहीं दिया क्या? केजरी मेरा क्या बिगाड़ेगा यार, वो देश का बिगाड़ रहा है, और देश का बिगड़ेगा तो मेरा भी बिगड़ेगा। और जहां तक बात है फीस की, तो यार हम बहुत से काम चैरिटी में करते हैं, केजरीवाल को इनपुट चाहिए होगी तो हम दे देंगे फ्री में, बहुतों के लिए करते हैं, उसके लिए भी कर देंगे, कौन सी नई बात। नेक्स्ट, विजय अकोट. संजय जी नमस्ते. कैन वी repost pages of TJD on YouTube? Secondly, what Nupur Sharma said is already written. Where can we get it? Need for a debate with local Muslims. पेजेस ऑफ TJD ऑन यूट्यूब, कौन से पेजेस आप कह रहे हैं? मैं समझा नहीं. नूपुर शर्मा तो वो हम तो आपको कितनी बार उसका रेफरेंस दे चुके हैं ना. 1422B सही मुस्लिम. और संजय जी के तो जो भी यूट्यूब है वो तो वैसे ही पब्लिक डोमेन में, आप यूज करिए ना, कौन रोक रहा है। वही कह रहा हूं मैं. नेक्स्ट, फलाई मखलूक. इस बार जनता का 10% भी सहानुभूति साथ नहीं है. बीजेपी के सामने कोई पॉलिटिकल कंपल्शन नहीं है. 400 पार कंफर्म है. फिर लंका दहन में देरी का क्या कारण आप देखते हैं? सर, जो अपनी मौत खुद मर रहा हो तो अपना पाप क्यों लेना, करने दो। जनता, आप समझ रहे हो, जनता समझ रही है, आप खुद कह रहे हो कि 10% लोग भी इनके साथ नहीं है, तो 90% तो बहुत बड़ी रकम होती है सर, डेमोक्रेसी में अमाउंट होती है, मतलब कि परसेंटेज होता है। तो दे विल साइड लाइन ऑन देयर ओन अपनी, जैसे कहते हैं ना कि आप जबरदस्ती किसी को लंका दहन करोगे तो आप उसको इतिहास बना रहे हो, क्या फायदा, खत्म हो जाएंगे वैसे ही। नेक्स्ट, उस्ताद ट्विटरदीन खान छाछड़. क्या आप दोनों को इस वक्त जमीन में आम हिंदू वोटर इस तथाकथित आंदोलन को लेके मोदी सरकार के साथ खड़े दिख रहे हैं या मोदी सरकार से दूर जाते? देखिए, हिंदू जो वोटर होता है ना, वो टॉलरेंट है, वो सब देख रहा है, सब झेल रहा है, मुंह बंद करके रहता है। वो ज्यादा मैचो या अपने आप को एग्रेसिव नहीं दिखाता, जैसे कहीं पे कोई फ्राइडे को पत्थर मारना शुरू कर देते हैं या यहाँ आके आंदोलन शुरू कर देते हैं, आपको नहीं लगेगा, वो उसके जीन में ही नहीं है एग्रेशन। लेकिन वो सटल है, वो अपने काम पे ध्यान लगाता है, और जहां उसको एक्ट करना वो अपना कर लेता है। इसीलिए हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी जिंदा है। नहीं तो कोई और देश होता जहां पे इतनी
डाइवर्सिटी होती है और इतने सोशल क्राइसिस होते हैं और वहां डेमोक्रेसी बच जाता। आप देख लो ना किस देश में बची डेमोक्रेसी। जहां पे भी सोशल क्राइसिस हुआ सिविल राइट शुरू हो जाते हैं। हिंदू बर्दाश्त करता है क्योंकि हमारे को क्या लिखाया गया है हिंदू धर्म में कि जो तुम्हारी किस्मत में होगा मिलेगा, इसलिए ज्यादा उछल कूद मत करो। तो आप वो अपना काम करता है। वो दंड ले मतलब डंडा लेके ट्रैक्टर लेके सड़क पे नहीं आएगा जी मुझे चाहिए चाहे मेरी किस्मत में है या नहीं। ये फर्क है, ये कल्चरल वैल्यूज है। इसीलिए हिंदुस्तान में आप सेक्युलरिज्म लिखो या मत लिखो, ये देश सेक्युलर ही रहेगा, टॉलरेंट ही रहेगा, क्योंकि ये आपके डीएनए में है। इसके लिए ना आपको संविधान चाहिए ना किसी जज की एडवाइस चाहिए। जी, नेक्स्ट अजय भारतीय। सरदाना साहब, why government is spending 1.25 lakh crores on fertilizer subsidy? It is harming soil with stagnated production. Government is bleeding and more carbon emission. देखिए क्या होता है कि आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखना पड़ता है। अगर आप सब्सिडी फर्टिलाइजर को अगर आप मार्केट रेट पे ले जाओगे, यही 1.25 लाख करोड़ अगर आप एग्रीकल्चर में डालते हो, अगर कहोगे मार्केट रेट पे, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मार्केट में किसान भी चाहेगा कि उसका रेट और ऊपर मिले। ओवरऑल उसका इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है। तो सरकार को ये देखना होता है, क्योंकि फर्टिलाइजर जो होता है वो 1 किलो अनाज पैदा करने में कितना डलेगा। उदाहरण के लिए जस्ट रफ कैलकुलेशन में कह रहा हूं कि सपोज 100 ग्राम 200 ग्राम, ठीक है। अगर 1 लाख का सब्सिडी दे के 10 लाख करोड़ का इन्फ्लेशन कंट्रोल में होता है तो कॉस्ट बेनिफिट फेवरेबल है। तो ये कई चीजें देखी जाती हैं। इसीलिए जब मैंने कहा पंजाब में इतनी सब्सिडी है कि वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पैडी का सिर्फ 871 रुपए है, जबकि यही चीज महाराष्ट्र में जहां पे इतनी सारी सब्सिडीज नहीं है पैडी में, वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करीब 35 रुपए है। तो 35 रुपए पे अगर आप 50% जोड़ोगे तो करीब 50 रुपए की पैडी बैठती है। ये है पैडी। फिर मिलिंग के बाद आपको 70-80 रुपए से नीचे चावल नहीं मिलेगा, इवन बेसिक चावल। अब चावल के रेट आपको वापस पीडीएस में कितने में देना है? आपको देना है पीडीएस में चावल 2 रुपए 3 रुपए में। तो पहले आप चावल पैदा करोगे 80 रुपए का, फिर उसमें आप 75 रुपए सब्सिडी देके पीडीएस में बांटोगे। आप समझिए कितनी बड़ी लायबिलिटी देश पे खड़ी हो जाएगी। तो कई कैलकुलेशंस होते हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ता है। तो कॉस्ट बेनिफिट का एनालिसिस करके हमें करना चाहिए। विनोद शर्मा, संजय जी and Vijay ji, why ED is wasting time to arrest Khujli and inviting troubles without reasons? 1.4 billion minus leftist standing with Modi ji. Please suggest your JD family member for years. Thank you, विनोद जी। अब हो सकता है कल ही हो जाए भाई। समन पे अगर नहीं आते हैं तो कोर्ट ईडी कैन ऑलवेज अप्लाई फॉर वारंट, उसमें क्या प्रॉब्लम? देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि आप खुला छोड़ देते हो कि खेल कितना खेलना है। और केजरीवाल साहब ये भूल रहे हैं कि जब भी वो समन अवॉइड करते हैं, ही इज बिकमिंग ए सीरियल ऑफेंडर। और जब सीरियल ऑफेंडर बन रहे हैं तो इनको बेल लेने की जो ऑप्शन है ना वो कम होती जाती है। आप इसका खेल देखिए, क्यों इनके बाहर रहने और अंदर रहने से ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे देश का। सिर्फ शोर मचाएंगे, पार्लियामेंट संसद मतलब कि विधानसभा में जाके उल्टे सीधे स्टेटमेंट देंगे। टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट कर रहे हैं, वहां जाके कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर रहे हैं। वहां जाके इन्होंने कोई साइंस पॉलिसी नहीं डिस्कस करी है, इन्होंने वहां जाके कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी डिस्कस नहीं करी है, वहां जाके कोई एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी डिस्कस नहीं करी है। वहां जाके इन्होंने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को गाली गलौच ही किया। और विधानसभा के अंदर इसलिए किया है क्योंकि वहां पे मानहानि का केस नहीं हो सकता। जो ये अंदर बोल रहे हैं बाहर बोल दें, लाइन लग जाएगी केसेस पे इनकी। तो ये सिर्फ एक तमाशा है, ये जस्ट बाइंग टाइम। बाकी तो सर लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और कानून में एक चीज कही जाती है ना कि कानून धीरे चलता है लेकिन महीन पीसता है। जी, नेक्स्ट संजय जी, आई एम कमिंग टू इंडिया, कैन आई मीट यू इन पर्सन टू शेक योर हैंड एंड गेट अ पर्सनलाइज्ड साइन कॉपी ऑफ योर बुक्स? एब्सोल्युटली, बिल्कुल 100%। प्लीज गेट इन टच ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर। नेक्स्ट मोनीश सर, मोदी जी परमाणु संपन्न देश के एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं।
बड़ा जनादेश होने के बाद भी बार बार घुटने टेक देना चाणक्य होते तो सबसे पहले बीजेपी को सत्ता से बाहर करते। मेरे को रिएक्ट करना है इस पे। कुछ कर दीजिए। देखिए देखिए ऐसा है कि भारत परमाणु शक्ति है, सबको पता है। वो इंटरनल तो आप यूज नहीं करोगे ना, वो तो एक्सटर्नल एग्रेशन के लिए यूज करोगे। दूसरा, जहां तक बात है कि चाणक्य साहब क्या कहते, चाणक्य ने कहा था कूटनीति से काम करो। हर जगह लड़ाई की बात नहीं की थी उन्होंने, और कभी भी सामने जाके एग्रेशन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे अपना ही नुकसान होता है। और आप यहाँ किससे लड़ रहे हो? कोई बाहर से आक्रांता तो आ नहीं रहा, आपकी लड़ाई इंटरनल है। और इंटरनल लड़ाई लड़ने के बहुत तरीके हैं, आपके संविधान में प्रावधान है, कानून में प्रावधान है, आपके यहाँ सिस्टम्स हैं, आपके यहाँ प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, 50 तरीके हैं। और मैं भी यही मानता हूं कि अगर आपको किसी को मारना है ना, उसको कानून के दायरे में ही मारो, उसको रिलीफ भी नहीं मिलेगा। टाइम लगता है, लेकिन वो असरकार ज्यादा होता है, क्योंकि उस पर आप पे लांछन नहीं आता। और जो आप करोगे वो कानून के दायरे में ही करोगे, तो कोई आप पे भी उंगली नहीं उठाएगा। तो ये मोदी जी समझते हैं इस बात को, इसीलिए कभी कभी कहा जाता है ना कि जस्ट वेट, टाइम विल टेक इट्स ओन कोर्स। ओके, केडी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ प्रश्न पूरे होते हैं और हमारा कार्यक्रम भी पूर्ण होता है। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको पुनः याद दिलाते हुए पत्रम पुष्पम के लिए, और मैं धन्यवाद देता हूँ विजय सरदाना जी को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।